गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। और आज हम बात करेंगे 15 मार्च के करंट अफेयर के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सुबह के सुविचार के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास सुबह के सुविचार के साथ। तो आज क्या है? आज है हमारे पास, अगर आप मेहनत करते हो तो ऐसा कुछ नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आप मेहनती हैं, लगनशील हैं, लगे हुए हैं, काम करना आपको पसंद है, आपको अपना लक्ष्य दिख रहा है सामने, तो आपको अपना जो लक्ष्य है वो जरूर मिलेगा और आप जो चाहते हैं उसको हासिल कर सकते हैं। इसी सुविचार के साथ में हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। पहली हम बात करेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में, जो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार भी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाएगा। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? स्वच्छ ऊर्जा की गति से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। इस थीम के साथ में सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले 1962 में, 15 मार्च को 1962 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के बारे में बात करी थी। और उन्होंने कुछ ऐसे विषय रखे थे दुनिया के सामने। तो उन्हीं विषयों को, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पहली बार 1983 में इस तारीख को यानी 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाना डिसाइड किया गया था। और इसी उपलक्ष्य में हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए, हर साल अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या फिर पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। और इसका एक टाइम भी दिया गया है। टाइम क्या है? तो 1:59 और 26 सेकंड पर पाई दिवस मनाया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। क्योंकि इस दिन का और इस समय का जो मान होता है वो 3.141596 होता है। और हम सबको ये अच्छे से पता है कि जो पाई का मान होता है वो 3.141596 होता है ना। ये जो पाई शब्द है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में और पाई दिवस के रूप में इस दिन को मनाने की बात कही गई है। और इस बार की जो थीम है 2023 की, थीम क्या है? तो थीम है सभी के लिए गणित, यानी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। ये थीम के साथ में मनाया जाएगा। अच्छा, अगर मैं पाई के बारे में बात करूं तो इसको सबसे पहले जो पाई की खोज है वो 5वीं सदी में आर्यभट्ट के द्वारा करी गई थी। और बाद में इसको 1706 में एक गणितज्ञ हुए हैं जिनका नाम है विलिया जोन्स। उन्होंने पाई के चिन्ह और उसके टर्म को बताया है। यानी हमें ये दोनों नाम याद रखना है कि सबसे पहले किसने बताया और बाद में यानी आधुनिक रूप से किसने इसको एक टर्म दिया और एक नाम दिया है। अच्छा, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने सबसे पहले 14 मार्च को पाई दिवस मनाने की बात कही थी। और यूनेस्को ने इस दिन को यानी पाई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की बात कही थी। देखिए, जो हमारे आर्यभट्ट जी थे वो 5वीं शती से संबंधित थे और गुप्त काल से रिलेट करते थे। ठीक है, और गुप्त काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 320 से 550 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है। आर्यभट्ट जी थे वो क्या थे? वो महान गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, ज्योतिषी थे और भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने आर्यभट्टियम नाम की एक रचना करी थी जिसके 4 पार्ट थे। 2 पार्ट में इन्होंने गणित विषय के बारे में बताया है और 2 पार्ट में इन्होंने खगोल विज्ञान के या खगोल विषय के बारे में बताया है। और इनका जो पहला खंड है इसमें इन्होंने दशमलव संख्याओं को दर्शाने की विधि के बारे में बात करा है। गणित से संबंधित जो वर्णमाला है उसके बारे में बात करा है। दूसरे खंड में इन्होंने संख्या सिद्धांत, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और बीजगणित का भी उल्लेख करा है। और शून्य के बारे में भी इन्होंने काफी कुछ बताया है। खगोल विषय के बारे में भी इन्होंने काफी कुछ बताया है, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सटीक दूरी का पता लगाया जा सकता है। और साथ में ही जो सूर्य है उससे जो रोशनी मिलती है उसी रोशनी से ही बाकी ग्रह प्रकाशित होते हैं। यानी परावर्तित जो रोशनी होती है उसी से ही बाकी ग्रह प्रकाशित होते हैं। ये वाली बात भी उन्होंने कही थी। और साथ में उन्होंने बताया था कि सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह हैं और पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। ये सारी बातें हमें आर्यभट्ट जी ने 5वीं शताब्दी में ही बता दिया था, जिसको बाद में आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिद्ध करा था। ठीक है, और आपको बता दें कि इन्होंने खगोल विज्ञान
का जो विषय है वो कहाँ पर पढ़ा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो प्राचीन कालीन इतिहास में हमें सुनने को, देखने को और पढ़ने को मिलता है, नालंदा विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान की एक शाखा थी, वहां पर इन्होंने खगोल विज्ञान की पढ़ाई करी थी। और साथ में ही खगोल वेधशाला थी जहां पर ये अध्ययन किया करते थे। इनकी और भी कृतियां हैं जैसे कि दश गीतिका सूत्र और आयाष्ट, तो ये दोनों कृतियां के साथ साथ में आर्यभट्टियम भी है जो आर्यभट्ट जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे नदियों के लिए कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को मनाया जाता है। इस बार भी ये 14 मार्च को मनाया गया है और स्पेशली लोगों को जागरूक करने के लिए, नदियों के अस्तित्व को बढ़ाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 26 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है नदियों के लिए कार्यवाही का, ठीक है। और इसके अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मार्च 1997 को ब्राजील के कुर्टिबा में बांधों से प्रभावित लोग थे, तो उन्होंने अपनी परेशानियों से उबरने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक करी थी। और उसमें जो भी प्रतिभागी शामिल हुए थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि बांधों, नदियों और उनसे जो जीवन प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए, नदियों को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। और पहला दिन मार्च 1997 को मनाया गया था। तो इसी उपलक्ष्य में हर साल 14 मार्च को नदियों के लिए कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें नदियों के अस्तित्व के जागरूकता के बारे में लोगों को बताया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की तरफ से श्री चैलेंज क्लाइमेट के लिए राजदूत नियुक्त की गई हैं श्रेया घोटावत, और स्पेशली जलवायु उद्यमी है ये, और ये श्री चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारत की राजदूत नियुक्त की गई हैं 13 मार्च को। हम सबको पता है कि अभी हमने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया है, तो इस अवसर पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पुरस्कार महिलाओं के लिए, बहुत सारे पद महिलाओं के लिए यानी नियुक्तियां की जा रही हैं, उनको अलग अलग जगहों पर अपॉइंट किया जा रहा है। तो इसी फील्ड में हम ये भी देखते हैं कि एक संगठन है जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है, एक पहल स्टार्ट कर रहा है जिसका नाम है इम्ब्रेस इक्विटी। इस नाम से एक पहल स्टार्ट की गई है जिसमें महिलाएं जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करेंगी। उनकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार, जो संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार जो शाखा है उसके अनुसार ये बताया गया है कि दुनिया के 150 से अधिक देश ऐसे हैं जहां पर ऐसे कानून हैं जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करेंगे LIC के बारे में। हमने कल भी LIC के बारे में बात करा था कि LIC के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं LIC के प्रबंध निदेशक के बारे में। देखिए, LIC के कुल 4 प्रबंध निदेशक होते हैं जिसमें से 2 की नियुक्ति अभी करी गई है। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो नाम है तबलेश पांडे और M जगन्नाथ। कौन है? तबलेश पांडे और M जगन्नाथ। इनको MD बनाया गया है। और आपको बता दें कि LIC में अभी वर्तमान में 4 MD हैं। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये जो जगह लेंगे वो राजकुमार और BC पटनायक जी की जगह को लेंगे। अब हम बात करेंगे MC मैरी कॉम के बारे में और फरहान अख्तर के बारे में, जिनको महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आपको बता दें कि भारत मेजबानी कर रहा है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का। और कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये प्रोग्राम? तो पूरी तरीके से इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 15 से 26 मार्च तक चलेगा और इसमें 12 वजन वर्ग के 74 देशों के 350 से अधिक प्रतियोगी भाग लेंगे। अब हम बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की, भारत की ही नहीं एशिया की पहली महिला लोको पायलट बन गई है सुरेखा यादव। और भारत की तरफ से सुरेखा यादव ही 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी। अच्छा, ये सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में शुरू की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करेंगी। और हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 फरवरी 2023 को ही हरी झंडी दिखा दी गई थी इस एक्सप्रेस के लिए। और अब इसको स्टार्ट कर दिया गया है सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में।
13 मार्च को स्टार्ट कर दिया गया है और लोको पायलट कौन बन गई हैं? सुरेखा यादव। इसके बाद हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए मंजूरी मिल गई है किसको? सुमंत कठपालिया को। और मंजूरी किसने दी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी मंजूरी दे दी है। अच्छा, अगर हम इंडसइंड बैंक के बारे में बात करें तो इंडसइंड बैंक का जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रभावित होकर रखा गया है और इसकी जो स्थापना है 1994 में श्री चंद पी हिंदुजा जी के द्वारा करा गया था। अब हम बात करेंगे इरेडा के बारे में। आरबीआई ने इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया है। ये दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि इरेडा क्या करती है? गैर जीवाश्म ईंधन के लिए कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। इस वजह से आरबीआई के द्वारा इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। अगर हम बात करते हैं इरेडा के बारे में तो इरेडा क्या है? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के रूप में काम करती है और 1987 में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसको शामिल किया गया था। और ये जो कंपनी है वो मिनी रत्न कंपनी की जो कंपनियों की श्रेणी है उसमें आती है और स्पेशली भारत का जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके नियंत्रण में काम करती है। इसका जो निर्माण हुआ था वो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4 ए के तहत किया गया था, एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में। और इसके अध्यक्ष कौन है और प्रबंध निदेशक कौन है? तो देख लेते हैं। तो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं इसके प्रदीप कुमार दास। दिल्ली का जो कनॉट प्लाजा है वहां पर 11 मार्च को G20 के देशों का जो फ्लावर फेस्टिवल है उसका ऑर्गेनाइज कराया गया। और किसने कराया है? तो देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव ने सेंट्रल पार्क में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और जिसमें G20 के देश भी शामिल हैं और साथ साथ में यूरोपीय संघ के देश भी शामिल हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना 1999 में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में किया गया था जो स्पेशली सतत आर्थिक विकास के ऊपर काम करता है। तो अच्छा, अब देखो ये जो फ्लावर फेस्टिवल है वो क्यों मनाया गया है? तो स्पेशली भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्धि को बताने के लिए विभिन्न रंगों विन्यासों में विभिन्न प्रकार के फूलों और पौधों को प्रदर्शित करने के लिए ये जो महोत्सव है ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। अब हम बात करेंगे बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि मेथनॉल क्या है। देखो, जो मेथनॉल है इसका उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन के द्वारा किया जाता है। इसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप प्राप्त होता है और इसको हम सीन गैस के रूप में भी जानते हैं। और ये जो सीन गैसें हैं इनका उत्पादन स्पेशली प्राकृतिक गैसें, कोयला और बायोमास के जो विभिन्न स्रोत हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो जब मेथनॉल में गैसोलीन को मिलाया जाता है तो एक संशोधित ईंधन बनता है। तो उस ईंधन का ही प्रयोग करके इन बसों को चलाया गया है। आप समझ गए? तो अब इन जो ये संशोधित ईंधन है इसके प्रयोग से जो बसें चलाई गई हैं उसमें कौन कौन से लोग शामिल है ये देख लेते हैं। तो देखो, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जिस BMTC, ठीक है, नीति आयोग और साथ में ही इंडियन ऑयल कंपनी यानी IOC और अशोक लेलैंड, ये मतलब ये चारों मिलकर इस इनिशिएटिव को पूरा करने में मदद कर रही हैं। और स्पेशली जो इनका उद्देश्य है कि जो भी प्रदूषक निकलते हैं वातावरण को जो वायु प्रदूषण फैलाते हैं उनको नियंत्रित करना है। ठीक है। अच्छा, अभी जो है ये कोशिश की जा रही है कि पहले चरण में 20 बसें चलाई जाएंगी जो अशोक लेलैंड की तरफ से होंगी और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे 80 बसें लॉन्च कर दी जाएंगी इस तरीके की। इंडियन ऑयल कंपनी का क्या योगदान है वो भी देख लेते हैं। तो इंडियन ऑयल कंपनी क्या कर रही है, 3 महीने के लिए मुफ्त ईंधन और मेथनॉल की पेशकश करेगी, यानी मुफ्त जो भी ईंधन लगेगा उसको प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगी? इंडियन ऑयल कंपनी कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में जिसके नए CEO नियुक्त किए गए हैं टिम मायोपोलिस को।
टिम मायोपोलिस पूर्व फैनी के प्रमुख रहे हैं और इनको नियुक्त किसने किया है? तो फेडिक ने नियुक्त किया है। फेडिक का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, हमने अभी पहले पढ़ा था जैसा कि सिलिकॉन वैली बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया गया है और साथ में ही अमेरिका में मंदी की स्थिति को आ गई है, मंदी की स्थिति आ गई है। तो इन्हीं स्थितियों से निपटने के लिए सीईओ नियुक्त किया गया है टिम मायोपोलोस को। अच्छा, सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके ग्रेगरी डब्ल्यू बेकर हैं। संस्थापक रोजर बी स्मिथ हैं और इसकी स्थापना 1983 में करी गई थी। और एफडीआईसी क्या है? तो एफडीआईसी का मुख्यालय फ्रैंकलिन डी रूज इसका जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा और इसके संस्थापक कौन है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक हुई है और बहुत सारी पॉलिसी बनाई गई है और उसको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो करेंगे हम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इनकी अध्यक्षता में ही मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इसमें डिसीजन क्या क्या लिए गए हैं? तो डिसीजन पहला जो लिया गया है, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन की बात करी गई है। 36 तरीके से आरक्षण या रिजर्वेशन दिया जाएगा, इसके बारे में बात करी गई है। और साथ में ही विधायक क्षेत्र विकास निधि को बढ़ा दिया गया है, यानी 3.75 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए भी कर दिए गए हैं, है ना। यानी विधायकों को जो उनके क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा दिया जाता है, अमाउंट दिया जाता है, उसको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा खेल प्रशिक्षकों के तौर पर काम करने वाले जो स्थानीय महिलाएं हैं वाले जो महिला मंगल दल हैं, उनको 25 लाख रुपए की जगह अब 40 लाख रुपए देने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट ने राज्य की नई सौर ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दे दी है और साथ में ही ये भी कहा गया है कि हर जिले में जिला न्यायाधीश और एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में ही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना का काम किया जाएगा और एक प्राधिकरण भी गठन किया जाएगा। तो इस तरीके की मंजूरी दे दी गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहले उत्तराखंड का नाम क्या था? उत्तरांचल था और उत्तरांचल पहले उत्तर प्रदेश में मिला हुआ था। बाद में ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को और भारत का 27वां राज्य बनकर सामने आया है। ठीक है, और कई सालों का आंदोलन चला था, उसके बाद ये 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया उत्तराखंड। 2000 से 2006 तक ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया। इसकी राजधानी क्या है, कहाँ पर है उत्तराखंड की? तो देहरादून है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह है। राजकीय पशु यहाँ का अल्पाइन कस्तूरी मृग है। राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। और इसमें जिले कितने हैं? तो इसमें 13 जिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपनी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में, जिन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिए जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है संसद में। जैसा कि हम सबको पता है कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, तो अब गवर्नमेंट ने लगातार चौथी बार जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया है। पहला बजट 2020-21 में किया गया था, दूसरा 21-22 वाला, फिर 22-23 वाला और अभी जो करा गया है 23 और 24 वाला बजट पेश किया गया है। हमारे जो जम्मू कश्मीर राज्य के यूटी के जो उपराज्यपाल और प्रशासक हैं वो कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्व के बारे में और स्टिंट के बारे में। सर्व क्या है वो भी देख लेते हैं, स्टिंट क्या है वो भी देख लेते हैं। सर्व यानी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड भारत के लिए, और स्टिंट क्या है? तो द स्वीडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, यानी एक सम्मेलन किया गया है, एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है इन दोनों संस्थाओं के बीच में, स्पेशली रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, सेमिनार्स को बढ़ावा देने के लिए और विभिन्न प्रकार के शिक्षा से रिलेटेड शैक्षणिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच में। तो जो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी जो SERB के सचिव है वो कौन है? डॉक्टर अखिलेश गुप्ता। और स्टिंट के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो डॉक्टर एंड्रियास गोथेनबर्ग। उन दोनों के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर
हुआ है। अगर मैं विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सचिव कौन है तो डॉक्टर अखिलेश गुप्ता जी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स के बारे में, यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने छात्रों के लिए एक अनूठी पहल की है। क्या वो पहल है देख लेते हैं। वो पहल की गई है कि मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखना, यानी लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स। मानकों के साथ सीखिए विज्ञान अगर सीखना है तो ये बात कही गई है। और भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1986 को हुई थी और ये उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारत का एक राष्ट्रीय मानक निकाय है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसके महानिदेशक कौन है तो प्रमोद कुमार तिवारी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे संस्कृति मंत्रालय के बारे में, जिसने ये बोला है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा और इसके लिए कलाकारों को मासिक कलाकार पेंशन के साथ साथ में जो है चिकित्सा सहायता के लिए भी योजनाएं बनाई जाएंगी। और आपको बता दें कि संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2017 से पहले चयनित लाभार्थियों को मासिक कलाकार पेंशन वितरित करने के लिए 2009 में एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से जीवन बीमा निगम को सौंपा था। यानी जीवन बीमा निगम के साथ टाई अप किया गया था संस्कृति मंत्रालय को, और इसके ही तहत जो कलाकार रजिस्टर हो गए हैं, जिन्होंने अपना ऑनलाइन सारा डेटा भेजा हुआ है, उनको प्रोवाइड कराया जा चुका है। और अब आगे भी जो कलाकार होंगे 60 साल से अधिक के उम्र के, उनको भी मासिक पेंशन और साथ साथ में चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ जो भारतीय जीवन बीमा निगम है उसकी सहायता से। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं कौन, अमित शाह जी। उनकी अध्यक्षता में एक समिति की बैठक हुई है जिसमें 5 राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी प्रदान करी गई है। ये अतिरिक्त सहायता की जो मंजूरी है वो स्पेशली एनडीआरएफ की तरफ से दिया जाता है। एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत दिया गया है और भूस्खलन, बाढ़, बादल का फटना जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिया गया है। 5 राज्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो वो 5 राज्य हैं असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मेघालय, नागालैंड। इन 5 राज्यों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करी गई है राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत यानी एनडीआरएफ के तहत। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि यानी एनडीआरएफ के बारे में। देख लेते हैं क्या है, क्यों किया गया है। तो देखो, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित एक फंड है जो स्पेशली आपात की स्थिति में राहत और पुनर्वास के जो भी खर्चे होते हैं उनके लिए प्रदान किया जाता है। और इसको जो पहले क्या बोला जाता था, इसे पहले बोला जाता था राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि यानी एनसीसीएफ, और अब इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि यानी एनडीआरएफ। ठीक है, 2005 में इसका नाम बदल दिया गया था। इसकी स्थापना जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत धारा 46 के अनुसार करी गई है और जून 2020 में वित्त मंत्रालय ने व्यक्तियों और संस्थानों को एनडीआरएफ में सीधे योगदान करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यानी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्थान एनडीआरएफ में अपना योगदान देना चाहते हैं तो वो सीधे दे सकते हैं। ऐसी मंजूरी भी दे दी गई है जून 2020 में। जिस तरीके से राष्ट्र स्तर पर आपदा मोचन निधि है, उसी तरीके से राज्य स्तर पर राज्य आपदा मोचन निधि का भी गठन किया गया है 2005 में आपदा अधिनियम के तहत, और 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर इसका जो गठन है वो किया गया था। राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि होती है आपातकाल के लिए, और जिसमें से आपको बता दूं कि 75% का जो योगदान होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अब तक 38 करोड़ रुपए से अधिक ऋण प्रदान कर दिए गए हैं। ये बात कही गई है वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत किसान राव कराड़ के द्वारा 14 मार्च को लोकसभा में। और ये बोला गया कि अप्रैल 2015 में जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट करी गई थी उसमें अब तक जो 3800 करोड़ से अधिक का ऋण दिया जा चुका है, जिसमें से 26 करोड़ जो ऋण है वो महिला उद्यमियों को दिया गया है और 20 करोड़ जो ऋण है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्जदारों को दिया गया है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्टार्टिंग 8 अप्रैल 2015 को करा गया था और इसको शुरू ही इसलिए किया गया था कि जो छोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिले और इसके लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। साथ में ही ये ऋण तब प्रदान किया जाता है जब ऋण बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान और अन्य वित्तीय मध्यस्थों के द्वारा पहले जो प्रार्थी है उसका अकाउंट खुलवाया जाएगा और उस अकाउंट में ही पैसे आएंगे। ठीक है, तो इसके तहत ये बताया गया कि 64% जो खाते हैं, ऋण खाते, वो किसके लिए खुलवाए गए हैं, तो वो महिलाओं के लिए खुलवाए गए हैं और इसके लिए एक मुद्रा कार्ड भी जारी किया गया था। मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण है जो देख लेते क्या है। तो शिशु जो ऋण है वो क्या है, 5,000 रुपए तक का ऋण है। किशोर क्या है, 5,000 रुपए से 5 लाख के बीच में आता है। तरुण क्या है, 5 लाख से 10 लाख के बीच का जो ऋण है उसमें वो आता है। अच्छा, साथ में ही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में भी बात करी गई है, जो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के परिचालन डोमेन के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है तो बता दें। इसका उद्देश्य मेन ये है कि 2020 के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से में इसको स्टार्ट किया गया था और स्पेशली जो MSMEs है, उनके वो जो व्यवसायी हैं, अगर अपनी देनदारियों को चुकाने में असफल रहते हैं या कोविड-19 के संकट से उत्पन्न होने जो कोविड-19 संकट आया था उसकी वजह से अगर उनका बिजनेस ठप हो गया है, नहीं चल पाया है, तो उनकी मदद की गारंटी देता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। और इसके तहत क्या किया गया है कि जो भी नुकसान है उसको 100% की गारंटी प्रदान करेगा इस स्कीम के तहत हमारा जो वित्त मंत्रालय है वो। अब हम बात करेंगे, पूर्व ओलंपिक डाइविंग चैंपियन रही है पैट मैककॉर्मिक, उनका निधन हो गया है और वो 92 वर्ष की थी। ठीक है, और इन्होंने 2 ओलंपिक में 3 मीटर और 10 मीटर की जो गोताखोरी है की जो स्पर्धाएं थी उसमें स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। साथ में ही 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक खेल में भी गोताखोरी की स्प्रिंग बोर्ड और प्लेटफॉर्म स्पर्धाओं में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इनका रिकॉर्ड किसके द्वारा तोड़ा गया है वो भी देख लेते हैं। तो इनका रिकॉर्ड ग्रेग लोगानिस के द्वारा 1984 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक में तोड़ा गया था। अब हम बात कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं वेद प्रताप वैदिक जी, उनका 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और ये राजनीतिक विश्लेषक थे, स्तंभकार थे और साथ में ही प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की हिंदी सेवा भाषा के संस्थापक संपादक भी थे। तो 14 मार्च को इनका 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं और CBI के पूर्व निदेशक रहे हैं के विजय रामा राव। इनका निधन हो गया है 85 साल की उम्र में। इनको मस्तिष्क संबंधी बीमारियां थी और निधन इनका कहाँ पर हुआ है तो हैदराबाद में इनका निधन हो गया है एक निजी अस्पताल में। और CBI के प्रमुख के रूप में इन्होंने 93 से लेकर 96 तक के टाइम पीरियड के बीच में काम किया है। स्पेशली इनका जो कार्यकाल था इसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस, पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या, पुरलिया के हथियार गिराए जाने की घटना और जैन हवाला जैसे अहम मामलों की जांच इनके द्वारा करी गई थी। और बाद में जब ये रिटायर हो गए तो चंद्रबाबू नायडू जी की जो तेलुगु देशम पार्टी थी उसमें ये शामिल हो गए और शामिल होने के बाद ये मंत्री बने थे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मैं मिलूंगी आपके साथ 16 मार्च के करंट अफेयर को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपनी डेली करंट अफेयर के साथ साथ में वीकली करंट अफेयर की जो रिवीजन क्लास है वो भी लेकर आते हैं, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। और हमने अपना जो भी PDF है वो टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो वहां पर भी जाकर आप अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर स्टडी ग्रुप है, आपके दोस्त हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इस चैनल को जरूर पहुंचाइए। आपने बहुत सारा साथ और बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।